Today we are going to discuss about the process that is known as thoracynthesis. थोरा सिंथेसिस क्या होता है? थोरा मीन्स रिलेटेड टू थोरेसिस कैविटी. नाम से क्या पता चला? थोरा मीन्स होता है थोरेसिस कैविटी एंड सिंथेसिस मीन्स एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड एयर और स्पेस मीन्स फ्लूइड एयर या पस को एस्पायरेशन करना. एस्पायरेशन मीन्स एक तरह से निकालना. तो ये क्या कहलाता है? थोरा सिंथेसिस. तो ये मिलकर बना हुआ है थोरेसिस कैविटी से फ्लूइड एयर या पस को एक तरह से एस्पायरेट करना या निकालना. तो इसे कहते हैं हम थोरासिंथेसिस. डेफिनेशन देख लेते हैं. रिमूवल ऑफ फ्लूइड एयर पस फ्रॉम प्लूरल स्पेस वाइवा ट्रांसथोरेसिस एस्पायरेशन इज नोन एज थोरासिंथेसिस. ठीक है. या जो भी लंग्स में जो स्पेसेस होती हैं उनको क्या बोलते हैं? हम प्लूरल स्पेसेस कहते हैं, जहाँ पे where if filled with fluid air or pus and the procedure for removal of these is called thoracynthesis. तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि लंग्स में जो स्पेसेस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्लूरल स्पेस होते हैं. साइड्स में जो लंग्स में स्पेसेस होती हैं, अगर आपको लंग्स का स्ट्रक्चर अच्छे से याद है और लंग्स का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पे साइड में प्लूरल स्पेसेस होती हैं. उसमें अगर फ्लूइड एयर या पस को वहाँ से एस्पायरेट किया जाए, रिमूव किया जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थोरासिंथेसिस. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिकेशंस मीन्स किस किस कंडीशंस में हम ऐसा करते हैं, ये प्रोसेस हमें करनी पड़ती है. तो देयर आर सम कंडीशंस वेयर लंग्स आर सप्रेस सो द नॉर्मल प्रोसेसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर डिस्टर्ब. टू प्रिवेंट दीज प्रॉब्लम थोरासिंथेसिस प्रोसेस इज यूज्ड. मीन्स कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है? लंग सप्रेस होने लगता है और जो नॉर्मल हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेसेस होती हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, वो क्या होने लगती हैं? डिस्टर्ब होने लगती हैं. इसलिए इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं हम थोरासिंथेसिस. अब वो कंडीशंस कौन सी होती हैं जिसकी वजह से लंग सप्रेशन होता है? पहली कंडीशन है न्यूमोथोरिक्स. न्यूमोथोरिक्स में क्या होता है? जो हमारी प्लूरल स्पेसेस में एयर का कलेक्शन हो जाता है. सेकेंड है हीमोथोरिक्स. तो हीमो मीन्स ब्लड. तो नाम से यहाँ पे भी नाम से क्लियर है. तो यहाँ पे भी इसका कहने का क्या मतलब है कि ब्लड का कलेक्शन हो जाए प्लूरल स्पेस में, उसे हम बोलते हैं हीमोथोरिक्स. थर्ड वन है प्लूरल इफ्यूजन. फ्लूइड कलेक्शन इन द प्लूरल स्पेस मीन्स जो प्लूरल स्पेस है वहाँ पे अगर फ्लूइड कलेक्शन हो जाए तो उसे हम बोलेंगे प्लूरल इफ्यूजन. एंड हाइड्रोथोरिक्स. हाइड्रोथोरिक्स भी क्या है? फ्लूइड एक्यूमुलेशन है. बट क्या होता है इस यहाँ पे देखिए, प्लूरल इफ्यूजन में भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है इन द प्लूरल स्पेस एंड हाइड्रोथोरिक्स में भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है. बट डिफरेंस क्या है? प्लूरल इफ्यूजन में एक्सुडेट एंड ट्रांसड्यूएट दोनों फ्लूइड जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकते हैं. मीन्स जो एक्सुडेट होते हैं वो क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शियस फ्लूइड होते हैं, और जो ट्रांसड्यूएट होते हैं वो नॉन इन्फेक्शियस फ्लूइड होते हैं. तो प्लूरल इफ्यूजन के केस में ये दोनों फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकते हैं. बट हाइड्रोथोरिक्स के केस में नॉन इन्फेक्शियस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है हमारे प्लूरल स्पेस में. ठीक है. अब नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड की रेंज कितनी होती है? हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया? क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे एयर भी होती है, वाटर भी, फ्लूइड भी होगा. लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी रेंज ज़्यादा हो गई है? तो नॉर्मल जो रेंज होती है प्लूरल फ्लूइड की प्लूरल स्पेस में वो होती है 15 to 20 ml. ठीक है. When amount is in excess, the respiratory problem developed, so this method is used. जब ये अमाउंट ज़्यादा होने लगता है मीन्स 20 ml से ऊपर अबव होने लगता है, तब क्या होने लगता है? रिस्पायरेशन. अगर देखिए साइड में अगर हमारा प्लूरल स्पेस है, अगर उसमें फ्लूइड या एयर जो भी फिल अगर बढ़ने लगेगा अपने अमाउंट से, तो क्या होगा? एक्सपेंड होगा. एक्सपेंड होने की वजह से क्या होगा? हमारे जो भी लंग्स है ऊपर की तरफ उठने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सप्रेस होने लगेंगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी. तो इस केस में क्या करेंगे? हम ये मेथड यूज़ करेंगे, थोरासिंथेसिस. अब प्लूरल फ्लूइड का काम भी कुछ होता होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए. तो प्लूरल फ्लूइड क्या होता है? ये ऐसा, जब भी नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, तो उसमें कौन सी प्रोसेस होती है? एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन. उसकी वजह से क्या होता है? ब्रीदिंग पैटर्न में उसकी वजह से हमारे लंग्स में क्या होता है? एक तरह से फ्रिक्शन होता है. तो उस फ्रिक्शन में फ्रिक्शन किसकी वजह से नहीं होता है? इस प्लूरल फ्लूइड की वजह से, क्योंकि ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? एज अ लुब्रिकेंट काम करता है उस टाइम. ठीक है. अब प्रोसीजर क्या है थोरासिंथेसिस का? सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर किसी भी प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले कुछ कंडीशंस, कुछ मतलब कुछ तरीका होता है, उस प्रोसेस से बढ़ाते हैं. ऐसा नहीं कि हमें अभी ऑपरेशन करना है कुछ है तो हम तुरंत जो है डॉक्टर जाता है ओटी में और तुरंत करना शुरू करता है. उसके पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसको क्या करना पड़ता है? पूरा करना पड़ता है. सबसे पहली फॉर्मेलिटी है ऑब्टेन कंसेंट फॉर्म. तो ये सारी इन्वेजिव प्रोसेस जितनी हैं उस केस में कंसेंट फॉर्म लिया जाता है. ठीक है. तो इसमें क्या करेंगे?
कंसेंट फॉर्म लेंगे पेशेंट से, ठीक है। अगर पेशेंट की एज 18 ईयर से कम है तो उस केस में, या 18 ईयर से कम है या कोई ओल्ड पेशेंट है, उस केस में जो कंसेंट फॉर्म होता है वो किसी कोई गार्जियन करता है, ठीक है, कोई गार्जियन देता है। और अगर साइकेट्रिक पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट के केस में क्या रीजन हो सकता है, कंडीशन क्या होती है कि जब तक कोर्ट ने उसको ये नहीं बोल दिया हो कि ये अपनी डिसीजन खुद नहीं ले सकता, उस केस तक वो जो है कंसेंट ये क्या कर सकता है, किसी भी प्रोसेस को क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो अपनी सारी डिसीजन लेने में असक्षम है, तो उस केस में जो भी कंसेंट फॉर्म उसका जो साइन करेगा वो कोई अदर पर्सन होगा या कोई गार्जियन होगा उसका, उस केस में जो साइकेट्रिक पेशेंट है वो कंसेंट फॉर्म नहीं दे सकता है। कंसेंट फॉर्म के बाद क्या प्रोसेस आती है, मॉनिटर वाइटल साइन। जैसा कि हमें पता है कि हम पहले क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद एक वाइटल साइंस भी लेते हैं। तो वाइटल साइंस में क्या करेंगे, वाइटल साइंस में हम उसके वाइटल साइंस जैसे बीपी एंड रेस्पिरेशन ये सारी देखेंगे, उसके वाइटल साइंस देखेंगे। देन थर्ड प्रोसेस होती है, थर्ड जो है इसमें थोड़ा सा इसमें हम निडिल 18 गाज की यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें टिंक्चर बेंजोइन यूज़ करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक। क्या करते हैं, हम निडल से ही प्रिक करते हैं ना, तो उस टाइम वो जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं उसके लिए उसमें वो हम एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। सोडियम सिट्रेट हम एज अ एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, प्लूरल स्पेस में जगह जगह वहाँ पे क्या होगा, प्रिकिंग होगी, जिससे क्या हो कि ब्लड का कोगुलेशन ना हो आपकी प्लूरल स्पेस में। इस वजह से क्या करें, यूज़ करते हैं सोडियम सिट्रेट एज अ एंटीकोगुलेंट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पोजीशन कैसी होनी चाहिए थोड़ा सिंथेसिस में। तो सिटिंग अपराइट विथ सोल्जर एंड हैंड सपोर्टेड बाय बेड साइड टेबल। ये देखिए ये पर्सन है जिसका हैंड है और जो सोल्जर है वो सपोर्ट कहाँ पे है, बेड साइड पे है टेबल के, ठीक है। और ये अपराइट पोजीशन में बैठा हुआ है। ये तो कंडीशन होगी कि पोजीशन अगर सिटिंग पोजीशन, अगर पेशेंट एबल है बैठने की उसमें। अगर पेशेंट नहीं एबल है तो वो क्या करता है, पेशेंट बैठने में सक्षम नहीं है तो क्या उसको क्या लाइन डाउन पोजीशन में कर देते हैं, ठीक है, जिस साइड अनअफेक्टेड हो। और पेशेंट को डीपली ब्रीथ नहीं करना है या कफिंग नहीं करनी है, ये उसको क्या दिया जाता है, एज अ उसको प्रिकॉशन दिए जाते हैं, ठीक है। अब साइड सिलेक्शन कैसे करते हैं, हमें कैसे पता है कि हमें किस साइड से उसको निकालना है। जैसे लंग्स में क्या है, लेफ्ट लंग है राइट लंग है, तो हमें कैसे पता होगा कि हमारे लेफ्ट लंग में प्लूरल इन्फ्यूजन हुआ है कि राइट में हुआ है कि दोनों साइड हुआ है। तो इसके लिए करने के लिए क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। एक्सरे में हम चेक करते हैं कि लंग इज अफेक्टेड राइट, लेफ्ट और राइट। इससे क्या चेक होता है एक्सरे से कि कहाँ पे जो है फ्लूइड एक्यूमुलेशन एक्सरे से। सेकेंड है परक्यूशन। परक्यूशन में क्या देखते हैं कि डल साउंड किधर से आ रहा है। अगर डल साउंड आ रहा है यानी कि उस साइड जो है फ्लूइड एक्यूमुलेशन है या कोई बॉडी मास है वहाँ पे कोई प्रेजेंट है, ठीक है। सेलेक्टेड मीन्स ऊपर से देखिए 1 और 2 सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में क्या करेंगे, हम प्रिक करेंगे एयर को क्या कर एस्पायरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हम था हमारा थोड़ा सिंथेसिस के बारे में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।